किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। देखिए, धारा 144 सीआरपीसी का जो तात्पर्य है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनके सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ये पावर होती है कि अगर उनको लगता है कि तत्काल कहीं कोई प्रॉपर्टी या कहीं कोई चीज़ खतरे में है तो उसको बचाने के लिए वो एक लिखित ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप इस प्रकार के एक्ट नहीं करेंगे। जैसे आप देखती हैं कि धरना प्रदर्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करते हैं कि 5 आदमी ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे। इस प्रकार की जो प्रिवेंशन के एक्शंस हैं वो धारा 144 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। इसके लिए उनको लिखित ऑर्डर करके ये बताना होता है कि इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट या को सरकार ले सकती है, उस पर वो कब्जा भी ले सकते हैं और वहाँ से लोगों को रिमूव भी कर सकते हैं, उनको कस्टडी में भी ले सकते हैं। और इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उनके अंडर में होते हैं उनको ये पावर होती है कि 144 में शांति बनाए रखें, उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई हो उसके निर्देश जारी कर सकते हैं। किसान एग्रीकल्चरल भूमि यानी खेतिहर भूमि में भी अनमैरिड अविवाहित महिला को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था संशोधन के द्वारा और आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश के अंदर रेवेन्यू कोड है उसमें ये पूर्ण तरीके से लागू है। ये संशोधन आपका सन 2004 या 5 में आया था। अगर ये अविवाहित महिला मर जाती है, शादी कर लेती है या अगर जैसे विडोअर है और वो भी रीमैरी कर लेती है तो उसका उस पैतृक संपत्ति से अधिकार खत्म होके उसकी सेकंड लीनिएज जो कि उसमें यूपी रेवेन्यू कोड में दिया हुआ है उस शेड्यूल के तहत अगले जने पास चली जाएगी। इसका पूरा पर्पस ये है कि पारिवारिक संपत्ति परिवार के अंदर ही रहे। अगर लड़की का ब्याह हो जाता है तो मान लिया जाता है कि वो दूसरे परिवार में चली गई है, लिहाजा अगर उस परिवार में उसके जाने के बाद वो संपत्ति उसके साथ वहाँ चली जाएगी तो इस तरीके से जो इनका संयुक्त खाता है खेती का वो इतने छोटे छोटे जगहों पे बढ़ जाएगा। इसको रोकने के इंटेंशन से शादी के बाद इसमें इनका अधिकार समाप्त किया गया है और जब वो लड़की ब्याह करके दूसरे परिवार में चली जाएगी तो वहाँ की बहू होने के नाते उसको अपने अधिकार वहाँ पर मिले हुए होंगे।
उसमें उसके अधिकार ये हैं कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसके हस्बैंड की विधवा होने के नाते उसको उसमें अधिकार हो जाएगा।